नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे, चुनाव तो हो गए, सिंहासन भी मिल गया, अब नई सरकारें काम करें। दरअसल हम बात कर रहे हैं नगर सरकार के साथ साथ जिला पंचायत की बात, ग्राम पंचायतों की बात, क्योंकि शहर और गांव की सरकारें बन गई हैं। बहुत सारे आसमानी सुल्ताने वादे हुए। जिला पंचायतों की बात करें, जनपद की बात करें तो बहुत से बिकने और खरीदने की बात भी आई। तो सब कुछ हो गया, सारी रस्में पूरी हो गई हैं। अब सरकारें बन गई हैं। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी औपचारिकता है कि विधिवत कार्य ग्रहण करना है, वो अगस्त के पहले हफ्ते में हो जाएगा, यानी 5 तारीख तक ये सारे काम निपट जाएंगे। लेकिन उसके पहले इंतज़ार की ज़रूरत नहीं कि अगर हम कार्यभार ग्रहण करेंगे तब जनता का काम किया जाएगा। इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर शहरों की सरकार क्या करने वाली है, गांव की सरकार क्या करेंगी, क्या भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि खरीद फरोख्त के बहुत आरोप लगे। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहला अवसर है जब जिला सरकारों के लिए बहुत सारी धमाचौकड़ी हुई। विधायकों की तरह उनकी नाकेबंदी की गई, बाड़बंदी की गई, किलेबंदी हुई और उसके बाद झगड़े भी हुए। भोपाल का अगर जिक्र करें तो यहाँ की जो जिला पंचायत सरकार थी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी विवादों में आए। तो बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कैसे बनेगी गांव की सरकार, कैसे बनेगा गांव का मास्टर प्लान और शहरों में कैसे करेंगे काम। विस्तार से इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले जी और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयश्री जी, मामला इंदौर से भी है। क्या लगता है आपको कि इंदौर में जो सरकार बनी है शहर की, वो क्या करेंगी? क्योंकि गुड गवर्नेंस की बात सब कर रहे हैं। भोपाल की हम बात करें तो यहाँ जो भाजपा की प्रत्याशी थी मालती राय, उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया था कि वो करप्शन को खत्म करेंगी। क्या लगता है गुड गवर्नेंस की स्थिति बनेगी सरकारों में जो शहर की है? आपकी राय? जी, ये बहुत लंबे समय के बाद ये हो रहा है कि एक जनता का रिप्रेजेंटेशन या जनता का प्रतिनिधि मतलब नगर निगम में बैठ रहा है, उसको अपनी सरकार मिल रही है, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। इंदौर अभी कई मामलों में नंबर 1 है, लेकिन बाकी बहुत बुनियादी तौर पर वो अभी एक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होने के कारण बहुत सारी चीजों से जूझ रहा है। जिस तरह से विस्थापन हुआ है शहरों के बीच में, छोटे लोगों का या छोटे लोगों की जो दुकानें हैं या छोटे लोगों की जो ठेले चलाते हैं उनको हटाया गया है। दूसरा, सड़कों की जो चौड़ीकरण हो रहा है, सड़कों का जो विस्तारीकरण हो रहा है, उसमें जो प्राइम इलाके हैं, शहर के पुराने इलाके हैं, उनमें तोड़फोड़ मची पड़ी है और डेडलाइन निकल चुकी है तो भी ना तो सड़क बन पा रही है और आदमी वैसी त्रस्त है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे आदमी बहुत जूझ रहा है अलग अलग किस्म से। तो उम्मीद है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप और एक जबरदस्त, चूंकि सत्ताधारी दल से जुड़े महापौर का चुनाव यहाँ पर हुआ है, तो उम्मीद की जा सकती है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, क्योंकि नगर निगम की तरफ जब भी देखा जाता है तो बुनियादी सवाल सामने होते हैं। व्यक्ति को चाहिए साफ सुथरा पानी, ड्रेनेज, सड़क और ये तमाम चीजें, बिल्कुल, उसमें जो तकलीफ है वो दूर होनी चाहिए। दूसरा, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण मसला मुझे हमेशा ये लगता है कि इंदौर जैसे शहर, मतलब मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहर, जहाँ पर अब विस्तारीकरण जो है जो गाँव की तरफ हो रहा है और वहां पर गाँव में जो है वो पंचायतों की सरकार है, तो जो एक किस्म का एक पंचायतों की वजह से एक अलग किस्म की जो विसंगतियां विस्तार के दौरान देखने को मिलती है या जो अलग लेवल पर हमें तकलीफ दिखाई देती है, मुझे उसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि एक स्मार्ट विलेज प्लान तैयार होना चाहिए। शहर तो आपने साफ सुथरे बना दिए, स्मार्ट इंदौर बना रहे हैं, स्मार्ट भोपाल बना रहे हैं, जबलपुर बना रहे हैं, लेकिन गांव जब तक स्मार्ट नहीं होंगे, यानी गांव में अगर इंदौर से 20 किलोमीटर दूर चले जाएं आप, तो आपको ना तो हॉस्पिटल मिल रहा है, ना बच्चों के लिए ढंग की स्कूल मिल रही है, ना ट्रांसपोर्टेशन के हाल है कि गांव वाले की शहर से कैसे कनेक्टिविटी हो, वो अपना क्या बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस लेवल पर वो किस तरह से जुड़ पाए इस शहर के साथ में। तो ये तमाम मसले हैं। सड़कें नहीं है, बुनियादी पानी नहीं है,
ये तमाम चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जयश्री जी, वही तो बात है कि ये चीजें चुनाव के पहले भी थी और चुनाव के बाद भी हम इस पर बात कर रहे हैं। और अब जो सत्ता में लोग आए हैं, जो सिंहासन पर बैठने वाले हैं, उनसे ये दरकार है कि वो जो वादे करके आए हैं, जो जनता की बुनियादी दिक्कतें उनको दूर करें और समय सीमा के भीतर दूर करें। जो आपने कहा कि टाइम पीरियड निकल चुका है लेकिन सड़कें खुद हुई है, बन नहीं पा रही है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गांव देहात से जुड़े रमेश सिंह जी भी है। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, नमस्कार। दरअसल शहरों का तो आपने रोना सुन लिया, हम भी बार बार कहते हैं, हमारे साथी भी बताएंगे, जयश्री जी ने बता दिया काफ़ी कुछ के किस तरह की बदहाली है। लेकिन गुड गवर्नेंस की बात बीजेपी सरकार भी कहती है। सरकार में आने के पहले उनका चुनावी मुद्दा था भाजपा का। लेकिन अगर हम गांव की बात करें तो बहुत साल पहले जब कमल पटेल राजस्व मंत्री हुआ करते थे शिवराज जी की पुरानी सरकार में, तब उन्होंने गाँव की कुंडली बनाई थी। गाँव का मास्टर प्लान करने की बहुत लोक लुभावन बातें की गई थी, बड़े नारों में तब्दील हुआ था। लेकिन गांव में ना सीवेज सिस्टम है, क्योंकि गांव में नल जल योजना के तहत पानी तो खूब हो गया अफरात में, घर घर नल लग गए, टोंटियां नहीं है, पानी दिन भर बहता है। तो नालियों के लिए पानी कहाँ जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सीवेज सिस्टम नहीं है, बेतरतीब डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी जहाँ मर्जी आती है वो सड़क को गली बनाता गाँव में। तो ये जो गलियाँ हैं गाँव की, वो कब सड़कें बनेंगी, कब सीवेज सिस्टम का वहाँ प्लान लोग करेंगे। जो नए सरपंच आए हैं, जो जनपद अध्यक्ष हैं, आपकी राय, क्योंकि आपका वास्ता गांव से भी है। रमेश सिंह जी। राघवेंद्र जी, मैं गांव में रहता हूँ और मैंने जो समस्या गांव की अमूमन सभी गांव की जो समस्या है, बल्कि मैं कहूँ प्रदेश भर की, वो है सबसे बड़ी समस्या है साफ सफाई की। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो नल जल परियोजना आई है, गंदी नालियां तो पहले भी थी, लेकिन नल जल परियोजना की वजह से कोई पानी का नियमन नहीं है और गांव की सड़कों पे इस तरह बहता है जैसे नाले बह रहे हो। नालियों की ना गांव के लोग सफाई करते और ना पंचायतें इस पर ध्यान देती और ना आम आदमी की इसमें दिलचस्पी है कि सफाई हो और ना पंचायतों की इसमें दिलचस्पी है कि सफाई हो। दूसरी बात, अगर पंचायतें इस बार एक संकल्प ले लें कि हमें गांव की सफाई करनी है, तो मैं कहता हूं कि गांव की सबसे बड़ी सेवा होगी। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता। दूसरी बात है, स्कूलों की जो शिक्षा है गांवों में, उसका हाल इतना बुरा है कि कब स्कूल लगते हैं और कब छुट्टी हो जाती है, ना आम आदमी को पता है और ना पंचायतों को पता है, ना वो ध्यान देते। बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल जाते हैं कि उन्हें स्कूल जाना, टाइम पास करना, नकल मार मूर के पढ़ाई कर लेते हैं। तो स्कूलों की शिक्षा पर जो निगरानी है वो बड़ी कड़ाई से हो। हालांकि शिक्षा विभाग ने कुछ डिजिटल इंतजाम किए हैं कि स्कूल लगे, लेकिन वो सब मास्टर उनके जो वो शॉर्टकट है वो निकाल लेते हैं और उस पर कोई मतलब अभिभावकों का ध्यान है ना पंचायतों का ध्यान है। सड़कों की चौड़ाई का जहाँ तक सवाल है, तो मैंने ये देखा गाँव में इतने मूर्ख या गंवार लोग हैं कि घर के अंदर बहुत सारी जगह खाली पड़ी रहेगी, लेकिन गली में वो जितना बढ़ सकते हैं उतना बढ़ते। जैसे वो मैं हालांकि सुनने में आपको बुरा लगेगा, गर्भवती औरत की पेट की तरह कुछ पोर्शन निकाल देंगे, जिससे पूरे मतलब जो सड़क है उसका पूरा ट्रैफिक ही जाम हो जाता है। तो आपने जो उदाहरण दिया वो समझने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि सबके घर में होता है और बिल्कुल घर में खूब जगह होती, लेकिन लोग सड़कों पर अपना घर बनाते हैं। और गांव देहात में तो एक रिवाज है कि वो घर की दीवार पहले आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके साथ साथ एक वो बेंच जैसा घर से निकालते हैं, उसको गांव में टिप्टी भी कहते हैं, सफील भी कहते हैं, और उस पर लोग बैठते हैं और इतनी पतली सड़क करते हैं कि वहाँ से अगर एक गाड़ी निकल रही है तो फिर दूसरी गाड़ी का निकलना तो छोड़िए, पैदल आदमी भी नहीं निकल सकता। मैं लौटूंगा, यही सवाल है कि गाँव में लोग जीत तो गए हैं, खरीदी बिक्री वोट बिके हैं 5,000 रुपये तक गाँव में। तो जिनके आपने वोट खरीदे हैं, जिनसे आपने वादे किए हैं, उनके लिए आप गांव भरी गर्मी में जब संदीप जी, आशीष जी, जब 45 डिग्री टेम्परेचर होता है, तब गांव की सड़कों पर पानी ऐसे बहता है जैसे कि बारिश का मौसम है, क्योंकि 24 घंटे जैसे नल चलते हैं। एक बार नल खोल दिया तो जब तक लाइट है तब तक नल चलता रहेगा। और लोग भी घर में, हर घर में नल लगा हुआ, टोटी कोई लगाता नहीं है और पानी ऐसा बहता है कि जैसे, और वो सारा पानी बहकर कीचड़ बनाता है। फिर गर्मियों में मच्छर होते हैं और बीमारी होती, जो सफाई की बात हम कर रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ये गांव की कुंडली, गांव का मास्टर प्लान, अगर ये नहीं होगा
तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि जुमले की सरकार तो बहुत हो सकती है। आपकी राय, क्योंकि मैं भोपाल पर भी आपसे सवाल करूंगा कि किस ढंग से मध्य प्रदेश में विश्वास सारंग और शिवराज सिंह दिग्विजय सिंह जी के बीच चुनाव में झगड़ा हुआ, विवाद की स्थिति बनी। सीधे सीधे तो नहीं हुआ, लेकिन जुबानी जमा खर्च काफी हुआ है। आपकी राय? देखिए, जो पहला इसका जो पार्ट है कि गांव और इसमें जिस तरह की व्यवस्थाएं फैलती हैं, तो ये बात सही है कि सरकार का पुराना वादा है, पुरानी कोशिश है कि वो मास्टर प्लान बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसका विकास करेंगे। लेकिन ये अभी तक इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि एक तो गाँव के में एक तो जागरूकता की भी थोड़ी सी कमी होती है, कुछ परंपराएं भी चली आ रही होती हैं। मैं बहुत माफी के साथ इस बात से आपसे सहमत नहीं हूं कि जागरूकता की कमी है। नहीं, मेरे गांव के लोग इतने जागरूक हैं कि 5-5 हजार में वोट बेचते हैं वो। तो इसमें आप मत समझिए कि वो जागरूक नहीं है। वो मैं यही कह रहा हूं, भला तो समझते हैं, गांव की बर्बादी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ये कि वो उसका मेरा अगला ये था कि राजनीति इतनी ज्यादा है, गांव में इतना सारा बंटवारा नजर आता है विचारधारा के नाम पे, सियासत के नाम पर। तो उस जहां पर गांव के लोगों को जागरूक होना चाहिए, वहां पर वो थोड़ा सा ढील दे देते हैं। तो इसलिए जो अमले होते हैं, चाहे पंचायत का अमला हो, चाहे नगर पंचायत परिषद के अमले हों, वो फिर उसी तरह की लेतलाली शुरू कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि अप्रैल के अंत में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री अपने खुद के गांव गए थे, नसरुल्लागंज क्षेत्र में, नसरुल्लागंज रेहटी कहीं, और वहां पर उन्होंने वो सामूहिक विवाह में गए थे और वहां पर उन्होंने शिकायत सुनी कि साहब वहाँ नल नहीं आते हैं, पानी नहीं आता, ये तमाम दुनिया भर की शिकायतें नगरीय ये स्थानीय बुनियादी सुविधाओं की। तो अगले दिन उन्होंने सुबह 6 बजे अधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उसके बाद से सुबह 6 बजे बैठकों का सिलसिला मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, कलेक्टरों को, अफसरों को तलब करना। तो ये हालात हैं, वो चाहे किसी का भी क्षेत्र हो, वहाँ पर इस तरह की जो लेतलालियाँ हो रही हैं, जो परेशानियाँ हो रही हैं, वो इसका उदाहरण है। सरकारी फाइलों में, नक्शों में सारे गाँव बहुत खुशहाल हैं, बहुत आबाद हैं, लेकिन ऐसी स्थितियाँ हैं नहीं। कस्बे गाँव की स्थितियाँ भी खराब हैं। और अगर हम इस पर भोपाल में आते हैं, जैसा भी यहाँ पर चुनाव हुए और जिस तरह की सारी चीज़ें सामने आई, तो भोपाल में खुद जो है, भोपाल ने अपना 40-50 साल का सबसे बड़ा जल संकट गर्मी में झेला है। 7 दिन तक यहाँ नल नहीं आए। तो और ये नल तब नहीं आए जब उसके 1 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि पूरे मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं नगरीय निकायों की बेहतर होनी चाहिए। उसके बाद 7 दिन अभूतपूर्व जल संकट राजधानी में हुआ। तो इसलिए ये इस सिस्टम को इस तरह से चलाना मतलब बहुत मुश्किल है। और मैं ये मानता हूँ, जैसा अभी ये बात आई कि शहरों की जो हालात है उसमें अभी जैसे भोपाल में राजधानी परियोजना प्रोजेक्ट बंद किया गया, वो एक बेहतर कॉन्सेप्ट था वो, लेकिन अव्यवस्थाओं का शिकार था। दिल्ली में भी है, एनसीआर और उस तरह से काम करते हैं। एक बार और जब ये सरकार बीच में बदली थी, तभी भी बात आई थी कि राजधानी परियोजना बंद करके एक समग्र विंग बनाया जाएगा जो बड़े शहरों, तो इस तरह का बड़े शहरों में प्रयोग करा जा सकता है ना, कि नगर निगम के कुछ लोग सारे उसी पर फोकस कर रहा हूँ कि जो माननीय पार्षद बने हैं, जो माननीय महापौर बने हैं, वो अगर वादों के हिसाब से काम करें तो ये काम करने का वक्त शुरू है। क्योंकि आपने जो वादे किए हैं, जो मैंने कहा खरीदी फरोख्त हुई है, जो जिस तरह से बिके हैं और जिस तरह से किलेबंदी के तहत वो उन्होंने वोट अदला बदली किए, वो उनका धर्म, उनका मजहब वो जाने। लेकिन जनता से जो वादे करके आए कमल राठी जी, भोपाल का मास्टर प्लान, गाँव के मास्टर प्लान की बात तो बहुत अलग है। सबकी योजना, सबका विकास, प्रधानमंत्री का एक नया नारा है। उन्होंने ये भी कहा था कि पहले सबका साथ सबका विकास, फिर स्मार्ट सिटी की बात भी आई, लेकिन सबको पता है कि स्मार्ट सिटी की क्या दुर्दशा है। तो सवाल नियत का है। हमारा कहना है कि सिंहासन तो मिल गया है, अब ये जो महापौर भोपाल की हम बात करें, मालती राय ने कहा था कि मैं करप्शन के खिलाफ बात करूंगी, अब गेंद उनके पाले में है। वो पहले कितना अतिक्रमण हटाती है, कितनी हरियाली खुशहाली पर बात करती है, पर्यावरण को लेकर कितनी मास्टर प्लान पर जोर देती है वो। चाहे जैसा भी हो राठी जी, मास्टर प्लान के बने बगैर आप शहर में विकास तो सकता है, लेकिन वो बेतरतीब होगा, बेढंगा होगा और बदसूरत विकास होगा। आपकी राय? देखिए, पहले तो मास्टर प्लान से पहले पूरे प्रदेश का एक रीजनल प्लान बनता है। ये जो आप बेतरतीब विकास जो हो रहा है, तो वो ये अगर रीजनल प्लान ना होने के कारण हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में कभी भी नहीं बना। उस रीजनल प्लान में आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, मेरे हिसाब से अगर सबसे पहले सरकार को कोई बजट किसी मतलब ना परिषद को दें, ना पंचायत को दें, ना किसी को दें, सरकार ये मान ले कि अगले 6 महीने में एक विभाग को लगा दे कि भाई पूरा रीजनल प्लान से लेके नीचे जोनल लेवल तक आप और बिल्कुल आखिरी लेवल तक के सारे प्लान एक साथ आप बना दें।
उस प्लान को बनाने से ये फायदा मिलेगा कि हमारे को एक जैसा विकास हम दे पाएंगे। भाई जरूरी नहीं कि भोपाल में नौकरी करने वाला भोपाल में रहे। आज पता चला कि ग्रामीण से लोग भोपाल की तरफ आ रहे हैं और भोपाल रह रहे हैं, इसका भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि भोपाल से अगर 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर को एक दूर गांव है, आज इतने अच्छे अप्रोच रोड हो गए हैं, वो वहीं पर रहे और भोपाल नौकरी करने आए, शाम को चला जाए, क्योंकि उसको अगर वहां भी वो डेवलपमेंट मिल जाए। उसके लिए करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, एक रीजनल प्लान सबसे पहले बनना चाहिए। उस रीजनल प्लान में क्या क्या चीजें आती है? रीजनल प्लान में सारी चीजें आ जाती हैं। ये रोड कनेक्टिविटी, डिस्ट्रिक्ट वाइज कनेक्टिविटी, ग्रामीण कनेक्टिविटी, सब रीजनल प्लान में दिखेगी। उस कनेक्टिविटी के आधार पे आगे के मास्टर प्लान और जोनल प्लान बनाए जाते हैं। स्टेप है, पहले रीजनल प्लान बनता है, फिर मास्टर प्लान बनता है, फिर जोनल प्लान बनता है जी, फिर लोकल लेवल प्लान बनता है। ये तो हुई राठी जी प्लान की बात जी। अभी जो स्थिति है शहरों की, उसमें फौरी तौर पर क्या काम हो सकता है? क्योंकि प्लान बनेगा, सर्वे होगा, फिर सरकार उस पर अमल करेगी, ये लंबा प्रोसेस है। लेकिन सरकारें तो कल पदभार ग्रहण कर लेंगी, तो किस तरह शहर में इंक्रोचमेंट को कम किया जाए, किस तरह से बिल्डिंग परमिशन की चीज़ों पर नकेल डाली जाए, किस तरह से सफाई के मामले को थोड़ा सा रेगुलर किया जाए और किस तरह से करप्शन को कम किया जाए। क्योंकि अगर बिल्डिंग परमिशन में करप्शन होता है, अगर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में करप्शन होता है, तो वो कैसे रुकेगा? क्योंकि लोगों की पहली जरूरत तो वहां से शुरू होती है। नहीं, देखिए, ये करप्शन एक ही चीज रोक सकती है, डिजिटलाइजेशन करप्शन को रोकता है। तो ई गवर्नेंस की तरफ सभी सरकारें चल रही हैं, लेकिन हम जब उस ई गवर्नेंस में भी करप्शन देख रहे हैं कि अगर नगर निगम में कोई फाइल लगती है, उसके समय सीमा दी कि हर टेबल पे कितने कितने दिन रहेगी, वो वहां से रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि कोई अधिकारी उसको मॉनिटर नहीं कर रहा है। भाई कोई राजनेता उसे मॉनिटर नहीं कर रहा है कि फाइल रिजेक्ट हुई तो क्यों? सवाल यही मैं पूछूंगा सारे साथियों से कि सिस्टम तो आप बना देंगे, लेकिन सिस्टम को आसमान से कोई एलियन नहीं चलाएगा, वो तो आदमी चलाएगा। और अगर आदमी बेईमान है तो फिर सिस्टम को ठीक करना बहुत मुश्किल है। मैं लौटूंगा, जो नई सरकार में लोग आए हैं, पार्षद, महापौर, सरपंच, जिला पंचायत के लोग, उनकी नीयत पर सवाल है। क्योंकि वो तो अभी उन पर आरोप लग रहे हैं खरीदने के, बिकने के और पाला बदलने के। जयश्री जी, इंदौर में आपने अच्छी बात की थी कि वहां सड़कें खुदी हैं, समय सीमा निकल चुकी है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गडकरी जी इंदौर में थे आज, उनका पहले ये मामला है कि सड़कें अगर बनती तो समय सीमा के भीतर बने। बीजेपी का भी ये कहना है कि अगर कोई काम शुरू करते हैं तो बाकायदा एक बोर्ड लगे, काम कितने रुपए में हो रहा है, ठेकेदार कौन है, इंजीनियर कौन है, इसकी पूरी सूची हो, समय सीमा लिखी जाती है। तो अगर सरकारें नगर निगम में, नगर पालिकाओं में, पंचायतों में ठीक से काम नहीं करेंगी तो सारे वादे और सरकार की बातें बेकार है। आपकी राय? जी, मुझे तो लगता है कि ये स्मार्ट सिटी के नाम पे जितना भी डेवलपमेंट होगा, अगर ये डिले हो रहा है तो उसमें तो नंबर कट जाने चाहिए। एक उसकी मॉनिटरिंग इस लेवल पर भी होनी चाहिए कि जनता कितनी परेशान हुई है, और अगर समय पर काम नहीं हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, जवाबदेही किसकी है। और अगर काम होने के बाद घंटे हो रहे हैं सड़कों पर। जयश्री जी, उसमें माइनस मार्किंग हो, अगर आपने समय पर काम पूरा नहीं किया है, प्रॉपर जो काम होना चाहिए वो नहीं किया, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग, ताकि उससे अकाउंटेबिलिटी आएगी प्रशासनिक स्तर पे। जी, एक तो ये बात है। दूसरा, मुझे हमेशा लग रहा है कि सरकारी स्कूलों की हालत भी बहुत खराब है इन दिनों, और एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नगर निगम के अंडर में स्कूल नहीं है अभी तक, ठीक है। दूसरे महानगरों में ये स्थिति है कि नगर निगम के पास ही स्कूल होते हैं, ठीक है, वहां नहीं है। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि महापौर जो होता है वो एक डिप्टी सीएम कह लीजिए, एक लोकल सीएम की तरह काम करता है किसी भी पार्टी का। और अपने साथ तो ये है कि मेजॉरिटी शहरों में कि सत्ताधारी दल का ही इसमें चुना गया। इसमें एक चीज जोड़ूंगा कि वो डिप्टी सीएम नहीं बल्कि वो अपने शहर का मुख्यमंत्री होता है, लेकिन जो शहर के विधायक होते हैं वो उसको महापौर नहीं मानते। आप देखिए कि आपके यहाँ इंदौर में भी होगा, भोपाल की भी हम बात करेंगे कि जो विधायक है वो महापौर को घुसने नहीं देते, महापौर के होर्डिंग और बैनर नहीं लगते। वो विधायक कहता है कि मैं इस इलाके का विधायक हूं तो मैं ही इसका महापौर हूं, महापौर को मेरे हिसाब से चलना होगा। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में बटा महापौर होगा आजकल जो सिस्टम चल रहा है। जी, ये छोटी मानसिकता से तो बाहर आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहे हैं ये लोग, नहीं संभल रहे हैं, तो फिर जनता को भी सबक सिखाना चाहिए इन लोगों को। वो तो आगे की कहानी हो जाएगी। पर अगर ये छोटी मानसिकता से बाहर नहीं निकले तो शहर के लिए जो विचार हो सकता है, शहर के लिए जो एक कल्पना हो सकती है, शहर को गति, मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना डिले चल रहा है, कौन है भाई जवाबदार इसका? अब अफसरों से बात करें वो शासन पे ढोलते हैं, शासन से बात करें अफसरों। तो कुल मिलाकर जो लेतलाली है, जो काम की एफिशिएंसी है, जो गति है, वो जो बेपटरी मामला है, उसको लेकर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। क्योंकि आने वाले समय में
बीजेपी को, जो सत्ता में है फिलहाल, उसको 1 साल बाद चुनाव लड़ना है। चुनाव लोकल अपना विधानसभा का चुनाव खड़ा हो जाएगा। दूसरा, मुझे हमेशा लगता है कि जब तक स्कूलिंग का स्ट्रक्चर, निचली बस्तियों के जो बुरे हाल हैं, वहां भी यही स्थिति है। वहां पर कहने के लिए तो सफाई है, लेकिन अंदरूनी जो स्थितियां हैं बस्तियों की, शहरीकरण के बाद जो सबसे ज्यादा तकलीफ जो झेलता है, जो माइग्रेट लेबर आता है, वो झेलता है जब वो शहर में आता है। तब उसके रहने की, उसकी जो व्यवस्था है वो कुछ नहीं होती है, उसको सैनिटेशन नहीं होता, पीने का पानी नहीं होता है उसको। तो उसके लिए भी एक पुनर्बसाहट या बसाहट का जो प्लान है वो बहुत बेहतर तरीके से प्लानिंग में आना चाहिए और उस पर बेहतर काम होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें कह सकते हैं अगले दौर की बातचीत तो नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा आखिरी में कि ये जो सबसे पहले सरकार को क्या करना चाहिए नगर निगम में, नगर पालिकाओं में। रमेश सिंह जी, गांव देहात की हमने बात की है, मास्टर प्लान की बात हो रही थी, गांव की कुंडली की बात हो रही थी। सबसे पहली बात कि गांव के लोग और सरपंच अगर समझदार हैं तो सरकार की मदद के बिना भी सफाई तो कर सकते हैं, पानी की बर्बादी रोक सकते हैं। अगर ये दोनों काम कर लिया तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पर्यावरण के मामले में पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें अगर प्राइमरी तौर पर कर ली जाती हैं तो मुझे लगता है कि गांव की हालत तो बहुत जो बिगड़ी वो सुधर सकती है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, गांवों में सरकार तो होती है सरपंच के रूप में, लेकिन प्रशासन नहीं होता। और जो गांव की समस्याएं हैं वो बिना जन भागीदारी के उस किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं होता, क्योंकि सरपंच भी उन्हीं के बीच में, हम लोगों के बीच में ही होता है। और उसकी मानसिकता भी वही होती है। जब हम आम आदमी किसी समस्या के समाधान के प्रति जागरूक नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो उसका समाधान नहीं होता। इसलिए सबसे रमेश जी, गांव का सरपंच प्रशासक भी होता है और उसका जिम्मेदार भी होता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर उसके दिमाग में कोई थॉट है, कोई प्लानिंग है, तो वो गांव के लोगों से करवा सकता है। क्योंकि जो सरपंच लोगों से वोट ले सकता है वो सरपंच गांव के लोगों से काम भी करा सकता है, बशर्ते कि उसकी इच्छा शक्ति हो या उसके दिमाग में कोई रोड मैप हो। 1-2 वाक्यों में आपकी राय? अच्छा, दूसरी बात ये भाई साहब कि वृक्षारोपण को इन गांवों की सरकारों को इस वक्त सबसे जरूरी जो चीज है वो है वृक्षारोपण। एक योजना बना ले सरपंच कि गांव के जितने भी घर है, हर घर एक पेड़ लगाए, 1 महीने में, 6 महीने में 1 पेड़ लगाए। और इस तरह से अगर ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम बढ़ाए तो पर्यावरण और गांव के विकास में बहुत बड़ा योगदान होगा। और आखिरी में एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि चिकित्सा के मामले में हर गांव के आसपास लोकल में चिकित्सालय होते हैं, लेकिन उन चिकित्सालय का ये पता नहीं होता कि डॉक्टर कब आता, उसका टाइम टेबल क्या होता है। वहाँ अगर जाए कोई तो दवाएं मिलती नहीं है, डॉक्टर लोग अपनी दवाएं बाजार में बेचते। प्राइवेट में जो मरीज है प्राइवेट, बात घूम फिर कर रमेश जी वहीं आई कि अगर सरपंच चुनाव जीतने के बाद बेफिक्र हो गया तो फिर ये होगा कि राजा सो रहा है तो फिर गांव वाले भी सो रहे होंगे, फिर शिक्षक, डॉक्टर, मास्टर सब ऐसी गड़बड़ी करेंगे। समय की कमी है, मैं लौटूंगा। आशीष जी, सवाल है कि आपने वोट लेने के लिए तो आप सारे प्रपंच कर लेते हैं, खरीदना बेचना सब कर लेते हैं, लेकिन काम करने के मामले में आप कहते हैं कि गांव के लोग सुन नहीं रहे, शहर में अव्यवस्था हो रही है। तो ये बहानेबाजी कब तक चलेगी? देखिए, बहानेबाजी चलना इसलिए नहीं चाहिए, इसके लिए भी एक कानून है, लोगों को उसके लिए जागरूक हो जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार, राइट टू रिकॉल जो है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे माइनस मार्किंग की भी बात आई, तो जनता खुद ऐसे जनप्रतिनिधियों का परफॉर्मेंस ऑडिट करे, किसी संगठन से, समूह से कराए, निष्पक्ष होकर कराए, अपने आधार पर उनका रिपोर्ट कार्ड बनाए। और इस तरह के मूवमेंट होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने के अधिकार की मांग की जाए और उसको लागू कराया जाए और उसका उपयोग किया जाए। तो उसके बाद बहुत सारी चीजें ठीक होंगी। और ये जो नेता जीत के आए हैं, जो महापौर या अध्यक्ष बने हैं, उनके जो प्रमोटर हैं, जो विधायक हैं, जो और बड़े नेता हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीके से फिर जो है अपने विकास पे ध्यान देंगे। जी राठौर जी, बहुत संक्षेप में आपकी अंतिम राय। देखिए, मुझे लगता है जनता का वोट देने का जो पैमाना है, जो पैरामीटर है, जो सोच है, वो विकास को लेके बिल्कुल नहीं है। अगर विकास को लेके होती तो ऐसे हिंदुस्तान में कई नेता थे जो विकास पे काम किए और चुनाव हार गए। तो मुझे लगता है कि इसी गणित में सारे राजनेता जानते हैं कि वोट के लिए हमें क्या करना है और कार्य के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या करना है। इसलिए हिंदुस्तान में डेवलपमेंट इस वक्त मुझे लगता है पिछड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, उसको क्लब कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं, जिससे कम खर्चे में ज्यादा विकास हो सके।
पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, लेकिन कोई भी प्रदेश की सरकार, चाहे उन्हीं की सत्ता की हो या ना हो, वो उनका साथ नहीं दे रही है। जितना मैं देख रहा हूँ वहां तक जानकारी भी नहीं जा रही है। यानी प्रधानमंत्री की योजना के साथ भी असहयोग देश में हो रहा है, ये हम कह सकते हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी की बात हो या सबकी योजना, सबके विकास की बात हो। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो लोग जीत कर आए हैं, सिंहासन उनको मिला है और वो काम शुरू करें, क्योंकि अब काम होना चाहिए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इसके लिए आप जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने की बात करें, शहरों की बात करें तो अतिक्रमण इसमें हटना चाहिए, पानी की व्यवस्था हो, सफाई की हो, और यही बात गांव पर लागू होती। चारों मेहमानों को मैं धन्यवाद करूंगा। जयश्री जी आपका भी साधुवाद, रमेश जी आपका भी, आशीष जी आपका भी, और राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जनता ने सिंहासन दे दिया नगर और गांव की सरकारों को। अब गेंद जीते हुए लोगों के पाले में है, वो क्षेत्र का विकास करें और एक तरह से देश को आगे बढ़ाने में मदद करें। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।